नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सावदेकर। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग शोल्डर रिलेटेड कॉमन इंजरीज के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत है, हु इज अ स्पेशलिस्ट इन शोल्डर स्कोपी स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो सर, आज बात करेंगे कुछ कॉमन टॉपिक के बारे में, शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। तो ये शोल्डर डिसलोकेशन होता क्यों है? देखिए, शोल्डर जॉइंट बॉडी का ऐसा जॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट होती है क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट जो बना होता है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बना होता है, तो उसके वजह से इसमें मैक्सिमम मूवमेंट होती है। लेकिन इसके साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये मैक्सिमम मूवमेंट होने वाला जो जॉइंट है इसको नेचुरली थोड़ा सा अनस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये जो बॉल होता है वो सॉकेट में बैठता है, तो ये सॉकेट काफी शैलो होता है, तो उसके वजह से वो बॉल कई वजह से वो सॉकेट में रुक नहीं पाता है। उसको स्टेबल बनाने के लिए ये शोल्डर जॉइंट के अराउंड काफी सारे मसल्स और काफी टिश्यू होती है जो इसको एक जगह पे जकड़ के पकड़ के रखती है और मूवमेंट में आसानी होती है उससे। लेकिन किसी कारण इंजरी की वजह से हो, किसी को एपिलेप्सी फीट वगैरह की वजह से हो, ये शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, और तभी जो होता है यहाँ का जो मास होता है जो जिसको जो शोल्डर को स्टेबल बनाता है वो किसी कारण फट जाता है। वो फटने की वजह से फिर एक बार अगर वो फट गया तो बार बार शोल्डर डिसलोकेट होने लगता है। ओके, तो सर, ये शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद पेशेंट ने खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए इसको वापस रिलोकेट करने के लिए, या फिर इमरजेंसी में जाके डॉक्टर से अटेंशन लेना चाहिए? देखिए, कई बार क्या होता है, ये जो शोल्डर डिसलोकेशन है ये स्पोर्ट्स इंजरीज में होता है। स्पोर्ट्समैन जब भी हालांकि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई स्पोर्ट्समैन जो एकदम प्रोफेशनल हो उसको ही हो, ये खेलते खेलते किसी को भी गली में खेलते हुए भी हो सकता है। तो जब ये शोल्डर डिसलोकेशन होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसको अगर कोई आपके साथ खेलने वाला या फिर आस पड़ोस में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसे जानकारी है शोल्डर रिड्यूस करने की, तो इससे वो आपको हेल्प कर सकता है इमीडिएटली शोल्डर रिड्यूस करने में, ताकि आपका दर्द जो है वो कम हो जाए। अगर ऐसा कोई जानकार व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में चले जाएं, जहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर आपकी मदद करेंगे उसको रिड्यूस करने में, उसको जगह पे बिठाने में। एक बार वो जगह पे बिठ जाए तो फिर आपका दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। हाँ, अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है और किसी जानकार व्यक्ति ने जो कि डॉक्टर नहीं है उसने बिठा दिया है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप दर्द कम होने के बाद आप हॉस्पिटल में फिर भी चले जाइए, ताकि उसके आगे क्या ट्रीटमेंट होता है ये डॉक्टर आपको ठीक से जानकारी दे सके और आपका जो शोल्डर है उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। सर, क्या ये शोल्डर डिसलोकेशन एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो उसके बाद वो अपने आप ठीक हो सकता है, अपने आप हील हो सकता है? जो लैटरल टिश्यू लिगामेंट्स वहां पे जो टियर हुआ है वो अपने आप हील हो सकता है, या इट नीड स्पेशल अटेंशन? जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो शोल्डर का जॉइंट है, कंधे का जॉइंट है, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का है, तो उसको स्टेबल रखने में जो मांसपेशियां मदद करती है उसको लेब्रम बोलते हैं। तो ये जो लेब्रम है, अगर शोल्डर एक बार पहली बार जब भी डिसलोकेट होता है तो ये लेब्रम फट जाता है। एक बार अगर ये लेब्रम फट जाए तो ये अपने आप नहीं भर पाता है। ये फटा हुआ लेब्रम होने के कारण किसी व्यक्ति को जिसको शोल्डर डिसलोकेशन पहली बार हुआ है वो बार बार होते रहता है। पर्टिकुलरली जब भी वो कुछ एक्टिविटीज करे, जैसे कि हाथ कंधे के पीछे लेना, या फिर हाथ ऊपर उठाना, या फिर कई लोगों को तो ये कपड़े वगैरह पहनते वक्त भी हो जाता है। कई लोगों को ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं, ऊपर का हैंडल उन्होंने पकड़ा है, बस का ब्रेक लग गया तो अचानक से उसमें भी शोल्डर का डिसलोकेशन हो सकता है। तो ये जो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जो डिसलोकेशन होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका इंजरी एकदम मेजर इंजरी हो। हाँ, पहली बार जो इंजरी होता है वो जनरली मेजर इंजरी होता है, बट उसके बाद में जो होने वाले जो डिसलोकेशंस है वो मेजर, उसके लिए मेजर इंजरी जरूरी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो
कंधे का जो लेब्रम है वो फटा हुआ है। तो इसके लिए जब भी शोल्डर डिस्लोकेशन हो तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो वो जो फटा हुआ लेब्रम है वो वैसे ही रहेगा और आपका शोल्डर जो है वो बार बार निकलते रहेगा, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है, आपका कंधे का जॉइंट जो है वो घिस सकता है। यही सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि काफी लोगों के देखे हैं कि हिस्ट्री रहती है 30 बार कंधा उतर चुका था, 35 बार कंधा, तो इतनी देर तक रुकना चाहिए या फिर जो पहले दूसरे बार हो जाता है तभी इसको रिपेयर के लिए सोचना चाहिए? देखिए, काफी पेशेंट्स हमारे पास भी ऐसे आते हैं जिनका कंधा जैसे आपने बोला कि किसी का 20 बार डिस्लोकेट हो चुका है, किसी का 30 बार डिस्लोकेट हो चुका है, ऐसे काफी कॉमनली होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरफ जब भी पहली बार डिस्लोकेशन हुआ, दूसरी बार डिस्लोकेशन हुआ, तभी ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से ये बार बार डिस्लोकेट होता है। तो मेरे ख्याल से जब भी पहली बार डिस्लोकेशन होता है तभी अगर प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट किया जाए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सही सलाह लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ताकि आगे जाके जो बार बार आपको डिस्लोकेशन होता है और छोटी छोटी चीजों में जो डिस्लोकेशन होता है, जैसे कपड़े पहनते वक्त, वो तकलीफ आपको नहीं होगी। और इसका ट्रीटमेंट सर, जैसे मैं पीजी डेज में देखता था तो हमारे यहाँ पे पूरा कट करके उसको सर्जरी करते थे, आजकल उसमें काफी रिसेंट एडवांसेस हुए, तो क्या वही टेक्निक अभी भी फॉलो कर किया जा रहा है या उसमें कुछ रिसेंट हुआ है? नहीं, ये जो टेक्निक है कंधा ओपन करके फिर उसको रिपेयर करना, जो फटा हुआ लेब्रम है उसको रिपेयर करना, ये काफी पुरानी टेक्निक है। अभी टेक्निक काफी सुधर गई है, उसमें काफी एडवांसमेंट आई है। आजकल हम लोग जो इसमें ऑपरेशन करते हैं ये दूरबीन से करते हैं, या लेजर सर्जरी जिसको बोलते हैं, या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, उससे करते हैं, जिसमें 3 या 4 mm के छोटे छोटे छेद करके, 3-4 छेद करके उसमें से दूरबीन डाल के, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डाल के, ये जो लेब्रम फटा हुआ होता है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, ताकि पेशेंट का जो रिकवरी होता है वो काफी फास्ट होता है, पेशेंट को दर्द नहीं होता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है, जो समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। और ये सर्जरी को लगभग कितना समय लगता है? ऑपरेशन को अगर देखा जाए तो ये लगभग 40 से 50 मिनट का ऑपरेशन होता है। ये दूरबीन का ऑपरेशन होने की वजह से ये काफी हद तक आसान हो गया है, पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी। रिकवरी के माध्यम से भी ये काफी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऑपरेशन भी ये फटाफट हो जाता है, पेशेंट उसी दिन एकदम कंफर्टेबली घूम फिर सकता है हॉस्पिटल में। जनरली हम लोग पेशेंट को एक दिन एडमिट रखते हैं और दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। और लोगों का और एक कॉमन क्वेरी रहता है सर कि ये सर्जरी के बाद मेरा रिकवरी कैसे रहेगा, मीन्स मैं कब तक मेरा रूटीन एक्टिविटी हाथ यूज कर पाऊंगा, मैं काम पे कब ज्वाइन हो पाऊंगा, और मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी कब से वापस स्टार्ट कर पाऊंगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि काफी पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि ऑपरेशन के बाद मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कब ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगा। तो ऑपरेशन के बाद में आपका हाथ जो है हम लोग इमोबिलाइज करके रखते हैं, एक झोली में, आर्म पाउच में रखते हैं, ताकि आपका हाथ का मूवमेंट नहीं हो, सो दैट जो लेब्रम हम लोगों ने रिपेयर किया है उसका अच्छी तरह से हीलिंग हो जाए। ये आर्म पाउच जो हम लोग देते हैं वो लगभग 6 हफ्ते के लिए देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे फिजियोथेरेपी चालू करके आपकी शोल्डर की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है वो रिगेन की जा सकती है। तो अगर आपका ऑफिस जॉब है, अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो नॉर्मली आप 6 हफ्ते के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा हेवी काम है जिसमें हाथ का काफी इस्तेमाल होता है, तो ये जो आपके काम है वो आप जनरली 3 महीने के बाद चालू कर सकते हैं। और एक सर क्वेश्चन, क्या ये सर्जरी के बाद कोई अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो वापस वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर पाता है, कर पाएगा? देखिए, काफी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 90% ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते थे और उनका जो प्रीवियस लेवल ऑफ एक्टिविटी था वहां पे वो ऑपरेशन के बाद गए हैं। तो आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है वो आप नॉर्मली
सर्जरी के बाद में वापस चालू कर सकते हैं, लेकिन पूरी रिकवरी के बाद में। और एक काफी लोगों के दिमाग में ये भी नहीं रहता, अगर मैं ये सर्जरी ना कराऊं, मेरा हाथ बार बार उतरता है, महीने में एक बार या साल में 2 बार 3 बार, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो चलेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि किस तरह से सर्जरी को अवॉइड किया जाए। तो अगर सर्जरी आपको अवॉइड करना है तो फिर आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपको काफी हद तक चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि खेलना कूदना, ये तो आपको अवॉइड करना ही होगा, लेकिन जो भी एक्टिविटीज है जिसमें हाथ आपको ऊपर उठाना पड़ता है या फिर सर के पीछे लेना पड़ता है, ये सब एक्टिविटीज आपको बहुत हद तक अवॉइड करनी होगी। ओके, तो डॉक्टर अभिजीत ने रिकरेंट डिसलोकेशन के बारे में काफी अच्छे से, तो टेक होम मैसेज, अगर किसी को बार बार शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसको थ्रू ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें जो 2 छोटे छेद लगते हैं उसके थ्रू सर्जरी हो जाती है, एंड पेशेंट कैन रिगेन हिज नॉर्मल एक्टिविटी पोस्ट सर्जरी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।